हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उमेश फ्रॉम इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग में ही नहीं, ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है वो टॉपिक, आज हम लोग जानेंगे। देखिए, आज जो टॉपिक होने वाला है ना, वो ग्रामर के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। जो लोग कंपटीशन में बैठते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन स्पीकिंग में भी इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैज़ और हैव को, कि हैज़ हैव कब लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आज से ये आपका कन्फ्यूज़न जो है वो पूरी तरह दूर होने वाला है। तो देखिए इस वीडियो को पूरी, और जानेंगे हम लोग हैज़ हैव के बारे में। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए सीधा अपने बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइज आज हम अपने लेक्चर को देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारा हैज़ हैव। तो हैज़ हैव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को है इसके अंदर। चलिए पहले मैं आपसे बात करता हूँ हैज़ हैव कब लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि सर हैज़ हैव हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस के लास्ट में आता है चुका है, चुकी है या चुके हैं। और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल इसको ऐसा ही पढ़ा होगा कि जिन सेंटेंसों के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके आते हैं, वहाँ पे हैज़ हैव लगाते हैं। चलिए अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पढ़ा होगा सर चुका है, चुकी है, चुका है तो आता ही आता है, लेकिन लास्ट में कभी कभी इसके लास्ट में आपको मिलेगा लिया है, दिया है, गया है, मतलब इस तरह से वर्ड आते हैं, तो वहाँ पे हैज़ हैव लगाया जाता है। चलिए ग्रामर एक्चुअली ऐसा ही कहती है, जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके मिल जाए, या लिया है, दिया है, गया है, इस तरह का सेंटेंस अगर आपको आता है तो आप उसको हैज़ हैव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हमारा हमेशा काम आता है? क्या आप हमेशा इसको ऐसे ही बोल सकते हो? नहीं। देखिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हैज़ हैव को आप एक्चुअल में कब यूज़ करते हैं और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। अगर मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ग्रामर में इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन आज मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। तो स्पोकन में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ग्रामर की जब मैं आपको क्लासेस दूंगा तो ग्रामर में इसको डिफाइन करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रामर और स्पोकन दोनों में सेम होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग होता है। तो आज मैं दोनों को चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बट ज़्यादा ग्रामर में ना जाते हुए स्पोकन से क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ। हैज़ हैव की डेफिनेशन सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में हैज़ हैव क्या है। गाइज इस तरफ ध्यान देंगे। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये लाइन एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं लाइक ये है हमारा प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि जो लाइन है ना, ये प्रेजेंट को बिलोंग करती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब सभी को पता है कि प्रेजेंट के आगे की तरफ क्या होता है? प्रेजेंट के आगे की तरफ होता है फ्यूचर। सभी को पता है। अभी जो ये समय चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, इससे अगर मैं आगे की तरफ बात करूंगा तो वो फ्यूचर की बात होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट से पहले की, तो इसको क्या बोलते हैं? पास्ट, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये जो प्रेजेंट है, जहां पे ये पॉइंट आ रहा है, ये जो हमारा फ्यूचर है वो भी प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, जो हमारा पास्ट है वो भी प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए जरा, मैं यहाँ से अगर मैं एक सेकंड बाद की भी बात करता हूँ तो वो फ्यूचर है, अगर मैं एक सेकंड पहले की भी बात करता हूँ तो वो पास्ट है। तो ये जुड़े हुए किससे हैं? प्रेजेंट से। क्योंकि जो काम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है। जैसे ही ये समय बीत जाएगा, जो अभी टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा वो पास्ट बनता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे वाले समय में पहुंचते जाएंगे। यानी कि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में होकर के हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं, जो कि जो चल रहा होता है वो प्रेजेंट बनता रहता है हमारा टाइम। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर से भी रिलेटेड है और पास्ट से भी। अब फ्यूचर की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहां पे पास्ट की पहले, ठीक है। तो पास्ट जो होता है साहब, ध्यान से सुनना, पास्ट हमारा दो तरह का होता है। कितने तरह का? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा जो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ पास्ट है। यहां दिख रहा है आपको ये वाला जो पास्ट है, यानी कि इसको आप बोल सकते हो नया पास्ट, जो अभी नया नया पास्ट बना है, ठीक है। एक पास्ट ये भी तो है जो इसके पीछे, यानी कि जो ज़्यादा पुराना हो गया। तो कितने पास्ट हो गए? 2 पास्ट हो गए। एक तो हो गया नया पास्ट, एक हो गया पुराना पास्ट। स्पोकन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। एक हो गया हमारा नया पास्ट जो अभी अभी बना है, एक हो गया हमारा पुराना पास्ट यानी कि जो पहले का है। अब इस नए पास्ट की हम बात करें तो नया पास्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हैज़ हैव। क्या बोलते हैं? जी हाँ, हैज़ हैव, ठीक है। जो पुराना पास्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिड।
तो डिड की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे की तरफ करेंगे। आज हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं कि हैज़ कब लगा रहे हैं। तो हैज़ हमें पता चला कि न्यू पास्ट। तो कुल मिलाकर के हैज़ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हैज़ होता है हमारा न्यू पास्ट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेंटली पास्ट। रिसेंटली पास्ट, क्लियर है इतनी बात। रिसेंटली पास्ट का क्या मतलब है? जो अभी हाल फिलहाल का पास्ट है। यानी कि अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो एक्चुअल में बात यह है कि वो पास्ट जिसका सीधा सीधा संबंध है हमारे प्रेजेंट से। किससे संबंध है? सीधा सीधा हमारा जो कनेक्शन होता है वो प्रेजेंट से होता है। यानी कि ऐसा पास्ट जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैज हैव। इतनी बात समझ में आ गई? जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से होता है केवल और केवल वही पास्ट हमारा हैज हैव यानी कि रिसेंटली पास्ट कहलाता है। अगर आपका पास्ट जो है उसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है तो वो आपका हैज हैव नहीं होगा, वो सिंपली आपका डिड बन जाएगा, जो कि हम डिड के लेक्चर में इसको और ज्यादा से और ज्यादा हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैज हैव पे वापस आ जाते हैं। यानी कि ऐसा पास्ट जिसका प्रेजेंट से लेना देना होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैज हैव यानी कि रिसेंटली पास्ट। इतना क्लियर हो गया। तो हैज हैव कब लगाना है? जो प्रेजेंट से कनेक्टेड हो। अब यहां पर बात आती है सर ये चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, दिया है, गया है। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में ये आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये सेंटेंस में दिया होगा बट हो सकता है कि वहां पे हैज़ हैव ना लगाना पड़े। वो सेंटेंस हो सकता है डिड का भी हो। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कहां पर रहेगा कि हमें ये देखना है क्या सेंटेंस में जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें प्रेजेंट की बात हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अगर वहां पर प्रेजेंट को मेंशन किया गया है यानी कि सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है, इट मींस यू हैव टू यूज ओनली एंड ओनली हैज हैव, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज हैज हैव, यू हैव टू यूज डिड इफ प्रेजेंट इज नॉट देयर इन योर सेंटेंस। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है तो डिड लगाना है, और सेंटेंस में अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैज हैव लगाना है। इतना क्लियर है? चलिए यहां से आगे की तरफ चलते हैं। अब एक चीज ये भी होती है कि सभी को पता होगा कि हैज हैव जो होता है, हैज हैव के साथ हमेशा लगाई जाती है एक्शन थर्ड। ये सभी को पता है। हैज हैव अगर आ रहा है तो हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है सर एक्शन की थर्ड फॉर्म हमें तो आती नहीं है, हमें तो याद नहीं होती। बहुत सारे लोगों को आपको आती भी होंगी लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा फंडा दे रहा हूँ, एक ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ जिससे कि आपको थर्ड फॉर्म में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो देखेंगे ज़रा क्या है एक्शन थर्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में गाइस अगर सपोज दैट आप बात मान के चलिए अगर हमारे पास ना 100 फॉर्म्स हैं, अगर पूरा ग्रामर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अगर ग्रामर में 100 फॉर्म्स होती हैं, अगर 100 फॉर्म है एक्शन की, तो उसमें से समझ जाइए जो 70% होंगी, यानी कि 70% में केवल और केवल लगेगा ईडी। क्या लगेगा? ईडी। यानी कि आपकी जो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है उसमें केवल और केवल आपको ईडी जोड़ना है, वो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। 70% केस में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर मैंने लिखा यहां पर प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? प्लेड। क्लियर है इतनी बात? चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा यहां पर ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू लगाना, सेकंड फॉर्म क्या होगी? ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईडी लगा दो। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा मोप, सेकंड फॉर्म क्या है? ईडी लगाओ, थर्ड फॉर्म क्या है? ईडी लगाओ। ठीक है, एक वर्ड होता है बेत, बेत का मतलब होता है नहाना, सेकंड फॉर्म क्या होगी? ईडी लगाओ, थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईडी लगाओ। तो लाइक 70% केसेस में 70% फॉर्म्स में केवल और केवल ईडी लगाया जाता है और वो उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाती है। इज इट क्लियर? चलिए अब हमारे पास कितनी फॉर्म्स बची? ओनली 30%। केवल और केवल 30% फॉर्म बची हमारे, क्योंकि 70% में तो ईडी लग गया। तो 30% में क्या होता है सर? 30 में से 10% फॉर्म ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं। क्या होती हैं? सेम, यानी कि वो बदलती नहीं है। जो फर्स्ट फॉर्म है वही सेकंड फॉर्म रहेगी, वही थर्ड फॉर्म रहेगी। फॉर एग्जांपल चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कट, तो सेकंड फॉर्म भी क्या होगी इसकी? कट। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? कट। कट कट कट। ठीक है, ऐसे ही लेट, सेकंड फॉर्म भी क्या होगी? लेट। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? लेट। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहां पे लिखा हिट, हिट, हिट। ठीक है, शट, शट, शट। ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है हमारा रीड। ध्यान से देखेंगे जरा, रीड, सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम और थर्ड फॉर्म की भी स्पेलिंग सेम। लेकिन
लिखा तो ये जाएगा रीड रीड रीड, लेकिन आप इसको सेकंड फॉर्म में रीड नहीं पढ़ सकते, ध्यान देना इस बात को। सेकंड फॉर्म में रीड को रीड नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है रेड। जी हाँ, वही कलर वाला, कलर जो होता है ना रेड, वही वाला रेड, यानी कि रीड रेड रेड। समझ आ रही है इतनी बात? फर्स्ट फॉर्म हमेशा रीड होगी, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड और रेड, यानी कि रीड रेड रेड। तो ये देखेंगे आप जरा, ये जो फॉर्म्स है वो क्या है हमारी सेम है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 10% फॉर्म्स जो होगी वो हमारी बिल्कुल सेम होंगी, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब गाइज हमारे पास कितनी फॉर्म बची? यानी कि ओनली 20%। तो गाइज आप मुझे ये बताइए, क्या 20% फॉर्म्स आप याद नहीं कर सकते? 100% नहीं करनी है आपको। अगर 100 है तो 100 में से केवल 20 बोल रहा हूँ याद करने के लिए, ध्यान दो इस बात पे। तो मैंने आपको 80% का जुगाड़ बता दिया कि 70% में ईडी लगाना है और 10% तो चेंज ही नहीं होते, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 20% तो ऐसी फॉर्म्स है ना जो चेंज होती हैं। अब वो उनमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे थोड़ी बदतमीज़ टाइप की होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों बराबर, सॉरी तीनों अलग अलग होती हैं, इसमें कोई भी फॉर्म बराबर नहीं होती। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा गो, सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। गो वेंट गॉन, यानी कि गो अलग है, वेंट बिल्कुल अलग है, गॉन बिल्कुल अलग है। समझ आ रहा है? इसी तरह से राइट, रॉट, रिटन, ठीक है। ऐसे ही टेक, टुक, टेकन, ठीक है। कम, केम, कम, गिव, गेव, गिवन, डू, डिड, डन, ठीक है। तो ये ऐसी फॉर्म्स है, 20% फॉर्म्स ऐसी होती हैं, और भी बहुत सारी हैं इसमें 20% में, जिसमें कि तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर आपको सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। कमेंट में आप मुझे मैसेज करिए, अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें मेंशन करिए, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म भेज दूंगा। और उसमें हम लोगों ने पीडीएफ इस तरह से डिज़ाइन की है कि आपको उनमें याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कैसे? देखिए ज़रा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके सामने ये लिखा है राइट, रॉट, रिटन, ठीक है। टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन। तो ये इस तरह से एक फॉर्मूले में होती है हमारी फॉर्म। टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन, राइट, रॉट, रिटन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, मतलब एक ही सीक्वेंस में चलेगी फॉर्म, जिसमें कि आपको केवल चेंज बहुत ना के बराबर करना हो, बहुत आसानी से याद हो जाती है। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आपको केवल और केवल मैसेज करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन करना है कमेंट के अंदर जा करके, ठीक है। आपको वो सेंड कर दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोगों को एक्शन थर्ड का यूज़ करना होता है हैज़ब के साथ, और हैज़ब के लास्ट में आप कभी नहीं देखेंगे कि चुका है, चुकी है, चुके आ रहा है तो हैज़ब लगाऊंगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी काम आप बोल रहे हो उसका प्रेजेंट से लेना देना है या नहीं है, मतलब वो पास्ट की तो बात करेगा, क्योंकि जो काम बीत गया, जो समय बीत गया, जो काम हो गया वो पास्ट बन गया, बट जो वो पास्ट बना है उस पे प्रेजेंट का असर है या नहीं है, ये बात मायने रखती है। अगर आपका जो पास्ट बीता है उस पर अगर प्रेजेंट का असर नहीं है, अगर प्रेजेंट का इफेक्ट नहीं है, तो वहां पर आप हैज़ब नहीं लगा सकते। और अगर आपके प्रेजेंट का असर है सेंटेंस में, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? वहां पर आपको लगाना है डिड, ठीक है। अगर आपका असर है तो हैज़ब, और असर नहीं है तो डिड लगाना है। क्लियर हो रही है इतनी बात? तो चलिए फिर आगे देखते हैं सेंटेंसों को, किस तरह से सेंटेंसों को बनाया जाएगा। तो गाइस देखते हैं जरा हम लोग सेंटेंसेस की तरफ कैसे चलते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं सेंटेंस। बात कर रहे हैं हम लोग हैज़ की, ठीक है। बात करेगा ये कब की? रिसेंटली पास्ट की। रिसेंटली पास्ट मतलब वो पास्ट जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, और उसका असर किस पे है? प्रेजेंट से असर है उसका, है ना, प्रेजेंट से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है गाइज वो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग लगाते हैं डूअर, देन लगाते हैं टाइम वर्ड, देन लगाते हैं हम लोग एक्शन की थर्ड फॉर्म, लास्ट में लगाते हैं एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि खाना खाने का काम तो खत्म हो गया, ठीक है। अब खाना खाने का काम खत्म हो गया तो वो बन गया पास्ट, लेकिन वो कौन सा पास्ट बना? नया पास्ट, पुराना पास्ट? पहले ये देखो, देखिए जरा सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख रहा है मैंने खाना खा लिया है। ये जो है लग रहा है ना लास्ट में आपका, ये जो है ये बता रहा है कि भाई काम जो हुआ है वो खत्म तो हो गया, लेकिन उसका जो असर है ना वो प्रेजेंट पर है। अगर मैं आपको ये बोलता कि मैंने खाना खा लिया था, तो ये मैं बात कर रहा हूं पास्ट की,
यानी कि पुराने पास्ट की। अब जो है प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने खाना खा लिया है, जो लास्ट में है आपको दिख रहा है, इससे यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बात कहीं ना कहीं हो रही है प्रेजेंट से जुड़े हुए पास्ट की। तो वो कौन सा पास्ट है हमारा? रिसेंटली पास्ट। तो यहाँ पर हमें जो सेंटेंस लगाना पड़ेगा, जो बनाना पड़ेगा, वो क्या बोलेंगे हम? आई हैव टेकन द फूड। आई हैव टेकन द फूड। देखिए जरा यहाँ पर एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ मैं इसको और छोटा सा और थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। सपोज दैट आपका कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम आपका कंटिन्यू है। जब तक वो काम चलेगा कौन से टाइम वर्ड लगाएंगे आप? तब तक आप लगाएंगे इज एम आर। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि काम कंटिन्यू है प्रेजेंट में, तो टाइम वर्ड लग रहे हैं इज एम आर। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे इज एम आर से। कब तक बोलेंगे? जब तक के वो काम चल रहा है। जब तक वो काम चलता रहेगा तब तक आपका इज एम आर काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो काम खत्म होगा, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो काम खत्म होगा, तो जैसे ही आपका वो काम खत्म होगा सबसे पहले साहब वो बनेगा आपका हैज हैव। वो डिड नहीं बनेगा, सबसे पहले वो बनेगा हैज हैव। यानी कि जब प्रेजेंट में काम चल रहा होता है तो वो इज एम आर होता है, जैसे ही वो काम खत्म होता है तो वो हैज हैव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो तो हिंदी में क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे हम लोग? यानी कि मैं खाना खा रहा हूं, आप यही बोलेंगे। जब तक खाना खा रहे हैं आपका सेंटेंस बन रहा है मैं खाना खा रहा हूं, यानी आई एम टेकिंग द फूड। आई एम टेकिंग द फूड। जब तक खाना खाते रहेंगे ये सेंटेंस चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही खाना खाने का काम खत्म होगा सबसे पहले सेंटेंस क्या आएगा निकल करके? कि मैंने खाना खा लिया है। यानी कि आपने जो काम खत्म किया है वो कब किया है? प्रेजेंट में, क्योंकि आप कह रहे हैं मैंने खाना खा लिया है। तो ये जो है ये इस बात को शो कर रहा है कि आपका जो काम खत्म हुआ है उसका असर प्रेजेंट पर है। अगर सपोज दैट इस है को मैं हटा दूं, मैंने खाना खा लिया, पता नहीं कब खाया, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कब खाया। मैंने खाना खा लिया, हो सकता है कल खाया हो सकता है सुबह खाया हो। लेकिन अगर ये कह रहा हो कि मैंने खाना खा लिया है, मतलब अभी की बात हो रही है, अभी आपने खाना खाया है, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा बेटा खाना खा ले, आपने बोला मम्मी मैंने खाना खा लिया है। यानी कि वो जो खाना खाया है उसका असर आपके प्रेजेंट पर अभी भी है। यानी कि अब आपको भूख नहीं लग रही है, इसी वजह से आपने बोला मैंने खाना खा लिया है। इतना समझ आया? क्लियर है इतनी बात? चलिए इसको हम लोग ग्रामर के अकॉर्डिंग ये भी बोल सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, आगे सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मैंने कहा वह अंग्रेजी सीख चुका है। वह अंग्रेजी सीख चुका है, यानी कि उसने अंग्रेजी सीखने का काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है वह अंग्रेजी सीख चुका है, उसने जो अंग्रेजी सीखी है उसका असर कहीं ना कहीं प्रेजेंट पर है, क्योंकि ये सेंटेंस तो पास्ट में था लेकिन उसने क्या किया, लास्ट में उसने बोला है कि वो अंग्रेजी सीख चुका है। देखो समझो बात को, घटना कब घटी? पास्ट में। ठीक है, बट उस पास्ट को उसने क्या किया? खींच करके लेकर आया प्रेजेंट तक। अब ये कैसे हुआ सर? इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना जल्दी समझ नहीं आता। चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो साहब, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट की तो घटनाएं रख रहा हूं, ठीक है, लेकिन इन दोनों को प्रेजेंट करने का, यानी कि इन दोनों को मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं उसको ध्यान देना कि मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, हमारे पड़ोस में एक साहब हैं, अगर उनसे आप कभी पूछेंगे, अक्सर मैं उनसे पूछता हूं कि भैया आपकी शादी हो गई, तो वो कहते हैं, एक हमारे जो पड़ोस में भाई साहब है वो जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं मेरी शादी अब हुई है, मेरी शादी को 1 साल हो गया, मेरी शादी को 1 साल हो गया। आप समझ रहे हो कि वो 1 साल को क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो 1 साल को इतना लंबा पीरियड दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि 1 साल नहीं, पता ना कितने साल हो गए हो शादी को। समझ आ रही है बात? तो इनके बोलने का तरीका है कि मेरी शादी अब हुई है, मेरी शादी को 1 साल हो गया। तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं 1 साल को? ये जो 1 साल कह रहे हैं ये वो डिड को बता रहे हैं, मतलब कि नया पास्ट दिखाना चाह रहे हैं इसको या पुराना पास्ट बना रहे हैं। सीधी सी बात है, जब वो उसको लंबा खींच रहे हैं तो पुराना पास्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले भाई साहब के पास चलते हैं। उनकी शादी को हो गए 4 साल। कितने साल हो गए? 4। लेकिन अगर आप उनसे आज भी ये पूछोगे भैया तुम्हारी शादी कब हुई थी, तो वो आपसे पता है क्या बोलेंगे? वो हमेशा जवाब ये देते हैं, अरे यार अभी तो हुई है 4 साल पहले, अभी तो हुई है 4 साल पहले।
मतलब कि वो जो 4 साल का इतना लंबा गैप है, इतना लंबा पीरियड है, उसको वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? उसको वो बहुत बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, बहुत लंबा दिखाना चाह रहे हैं, छोटा दिखाना चाह रहे हैं? सोच करके देखो। यानी कि यहां पर 2 घटनाएं मैंने आपके सामने रखी। एक घटना में तो 1 साल को भी पुराना पास्ट दिखाया जा रहा था, यानी कि उसको बहुत बड़ा मान रहे थे। लेकिन एक घटना में मैंने क्या किया, उसको 4 साल के पीरियड को भी बहुत छोटा बना दिया, यानी कि उसको हमने रिसेंटली बना करके दिखाया। तो जहां पर पास्ट में कोई घटना घटी हो बट आप उसको प्रेजेंट तक खींच कर ला रहे हैं, तो वो आप हैजब से बोलोगे। लेकिन अगर कोई घटना सपोज दैट प्रेजेंट में आसपास भी घटी है, लेकिन आप उसको दिखाना चाह रहे हो बहुत दूर, तो आप उसको डिड में ले जा सकते हो। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, यानी कि आप इसको आपस में चेंज कर सकते हो, ये आपके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखो, हम ये कह रहे हैं कि वह अंग्रेजी सीख चुका है, मतलब कि हम उसको पास्ट की घटना को प्रेजेंट तक खींच करके लाए। अगर मैं इसको सिंपली बोलता, पास्ट में बोलता, तो मैं इसको ये बोल सकता था कि उसने अंग्रेजी सीख ली, या उसने अंग्रेजी सीखी थी, उसने अंग्रेजी सीखी थी, तो मैं इसको पास्ट में छोड़ के आ गया। लेकिन यहां पर क्या किया इस सेंटेंस में, इसको पास्ट से उठा करके प्रेजेंट तक खींच कर लाए हैं, यानी कि हमारा सेंटेंस बना है वह अंग्रेजी सीख चुका है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ही हैज लर्न्ड इंग्लिश। ही हैज लर्न्ड इंग्लिश। या फिर यहां पर आपका सीधा सीधा फंडा क्या काम करता है, जो आज तक आपने पढ़ा है ग्रामर में। ग्रामर में आपने पढ़ा है ना, जिन वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, वहां क्या लगाते हैं? हैज़। तो यहां पर भी वही बात आ रही है, हैज़ लगाते हैं। लेकिन हैज़ की ये वाली घटना मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कि हमारी गलत भी साबित हो जाती है। कैसे, अभी बताएंगे आगे। तो अभी इसको हमने यहां पर पढ़ा, वह अंग्रेजी सीख चुका है, ही हैज लर्न्ड इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा प्रिया ने अपना होमवर्क कर लिया है। प्रिया ने अपना होमवर्क कर लिया है, यानी प्रिया ने काम कंप्लीट कर लिया। प्रिया ने जो काम कंप्लीट करा है वो कब करा है? अभी हाल फिलहाल में। कैसे पता चला? उसके लास्ट में देखो, प्रिया ने अपना होमवर्क कर लिया है, यानी कि जो है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके काम जो कंप्लीट हुआ है, इसका लेना देना प्रेजेंट से कहीं ना कहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रिया हैज कंप्लीटेड हर वर्क, या फिर हर होमवर्क। क्लियर हुई इतनी बात? प्रिया हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। अगर इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? केवल और केवल नॉट का यूज करना है आपको। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई खाना खा लिया, आपने कहा मैंने खाना नहीं खाया है। तो आपने क्या बोला? क्योंकि प्रेजेंट से जोड़ दिया आपने सेंटेंस, अभी तक आपने खाना नहीं खाया है। तो कैसे बोलेंगे? आप बोलोगे आई हैव नॉट टेकन द फूड, और चाहो तो लास्ट में लगा सकते हो यट। यट का मतलब होता है अब तक। यट भी लगा सकते हो, सो फार भी लगा सकते हो, या फिर बाय नाउ लगा सकते हो। 3 ऑप्शन है आपके पास। इन तीनों का मतलब होता है अब तक। आई हैव नॉट टेकन द फूड येट, आई हैव नॉट टेकन द फूड सो फार, आई हैव नॉट टेकन द फूड बाय नाउ। तीनों में से आपके पास ऑप्शन है, कोई भी एक आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा गोलू स्कूल से अभी तक नहीं आया है। गोलू स्कूल से अभी तक नहीं आया है, यानी कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है, प्रेजेंट का असर दिख रहा है। कैसे बोलेंगे? गोलू अभी तक नहीं आया है, यानी कि गोलू हैज नॉट कम from school by now। इतना क्लियर हुआ? गोलू अभी तक स्कूल से नहीं आया है। गोलू हैज नॉट कम फ्रॉम स्कूल बाय नाउ। क्लियर है इतनी बात? चलिए फिर, ये हमारा सिंपल था, जो कि आप लोगों को ज्यादातर पता है, इतना आप लोग सभी जानते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आप लोग सेंटेंस को गलत करते हो। तो वो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हमारी हो गई बेसिक नॉलेज, जो कि ज्यादातर आप लोगों को पता है। जिसको नहीं पता था वो यहां से आप सीख सकता है। और इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं और इसमें जो देखते हैं कि एडवांस इसमें क्या है, इसमें नया क्या है। चलिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा
सेंटेंस देखिए ज़रा, मैंने लिखा है उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली है। पहले ये बताओ हैज़ का सेंटेंस है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हैज़ का सेंटेंस है। आपको देखते ही पता चल गया कि साहब लास्ट में आ गया, काम पूरा हो गया है और कहीं ना कहीं ये है लग गया, तो बात हो गई प्रेजेंट की। जैसा कि अभी तक आपको पता है कि उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली है, तो सेंटेंस क्या बनेगा साहब बताओ जरा? यानी कि ही हैज़ लर्न्ड इंग्लिश लास्ट ईयर। क्लियर हुई इतनी बात? समझ आ गया? उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख लिया, यानी कि ही हैज लर्न्ड इंग्लिश लास्ट ईयर। बिल्कुल गलत। जी हाँ, ये सेंटेंस है हमारा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आप सेंटेंस के लास्ट में फोकस नहीं करेंगे। सेंटेंस के लास्ट में आपने फोकस किया, आप धोखा खा गए। आपको लगा कि भाई ये तो कंप्लीट हो गया काम, इसके लास्ट में है आ गया, इसका तो प्रेजेंट से लेना देना है, हम सीधा सीधा हैज़ लगा दे। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होगा साहब, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप दोबारा सेंटेंस को पढ़ो, क्या सेंटेंस का लेना देना प्रेजेंट से है? क्या सच में इसकी बात हो रही है प्रेजेंट से? देखना जरा, उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली है। साहब हम बात कर रहे हैं पिछले साल की। कब की बात कर रहे हैं? पिछले साल की। तो क्या पिछले साल से आज का कोई लेना देना है? आज का क्या कोई कनेक्शन है? नहीं ना। तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो जरा, हिंदी में तो हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बट इसको अब इंग्लिश में कैसे बनाएं? तो इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे ही लर्न्ड इंग्लिश लास्ट ईयर। समझ आया? कुछ नहीं आया? ही लर्न्ड इंग्लिश लास्ट ईयर, यानी कि ये जो हमने सेंटेंस बनाया है, ये हमने बनाया है डिड में, क्योंकि इसका लेना देना प्रेजेंट से नहीं है। हालांकि मैं डिड के सेंटेंसों को आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से इसको क्लैरिफाई करूंगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी केवल आपको मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सेंटेंस हमारा हैज़ से नहीं बनेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस आपके सामने आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको पढ़ते ही सेंटेंस को लगता है अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो हैज़ का सेंटेंस है, बट वहां पर वो हैज़ नहीं है। वहां पर वो आपको धोखा दे जाएगा और आप उसको हैज़ में बना करके आओगे, जो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। तो आपको यहां पर किस चीज़ का ध्यान रखना है? क्या मेरा सेंटेंस का लेना देना प्रेजेंट से है या नहीं है? आप खुद सोच करके देखो, ये जो लास्ट आ गया, ये जो लास्ट है, क्या इसका लेना देना कभी भी प्रेजेंट से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सेंटेंस में अगर कहीं पे भी लास्ट आ रहा है, ध्यान से सुन लेना, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी ये लास्ट, बिफोर, अगो, ये अगर इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो वहां पर कभी भी हैज हैव नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? यानी कि ये प्रेजेंट से इनका लेना देना कुछ नहीं होता, ये प्रेजेंट की बात नहीं करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यानी अगर वहां पर उसने लिखा हुआ है उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली है, तो ये हैज़ हैव का सेंटेंस नहीं है। एक और देखते हैं जरा, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मैं आपके सामने इसको जरा सा रफ कर देते हैं, अगर मैं आपके सामने यहां पर लिखूं वह कल दिल्ली से आ चुका है। अब सेंटेंस तो दिमाग में देखते ही बन गया होगा, चुका है आ गया, हैज़ हैव है, आया होगा दिमाग में, बिल्कुल आया होगा, लेकिन नहीं, हैज़ हैव नहीं है, क्योंकि सेंटेंस केवल लास्ट से नहीं पहचाना जाएगा। सेंटेंस के सेंस की बात होगी। सेंटेंस में देखो जरा, वह कल दिल्ली से आ चुका है, क्या प्रेजेंट की कोई बात हुई इसमें? प्रेजेंट से कोई लेना देना है इसमें? आप देखोगे तो बात हो रही है कल की। क्या कल का आज से कोई लेना देना है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वह कल दिल्ली से आ चुका है। हम इसको बनाएंगे ही केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। याद रखो जरा, ये सेंटेंस हमारा सही है। और अगर आपने ये कर दिया ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया।
क्लियर हुई इतनी बात? क्योंकि यस्टरडे का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हुआ। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, रॉन्ग। ही केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, राइट। अच्छा, इस सेंटेंस को राइट कैसे कर सकते हैं? इस सेंटेंस को राइट करेंगे, इस हैज को हटाना है, इस कम को थर्ड फॉर्म को हटाना है, और क्या करनी है? सेकंड फॉर्म लगानी है। समझ आ रही है बात? तो आज के बाद आप ये तो नहीं कहोगे कि सेंटेंस के लास्ट में अगर चुका है, चुकी है, चुके है आ गया तो वहां पर केवल आंख मीच करके हैज हैव लगा दो, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करोगे तो हमेशा सेंटेंस गलत बनाओगे, स्पोकन इंग्लिश में भी और ग्रामर में भी। तो कभी भी ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये मिस्टेक आपको नहीं दोहरानी है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको ये पता चल गया कि हर बार चुका है, चुकी है, चुके हैं हैज हैव नहीं होता। चलिए फिर थोड़ा सा इससे आगे भी पढ़ लेते हैं। जब यहाँ तक आ गए तो और पढ़ लेते हैं इसमें। चलो देखिए ज़रा, अभी मैंने आपको इसका कनेक्शन दिखाया है डिड से, ठीक है? हैज हैव का कनेक्शन दिखाया डिड से, यानी कि हमें हिंदी में तो लग रहा था हैज हैव का सेंटेंस है, बट इंग्लिश में किसके बनाया हमने बनाया वो डिड से। अभी मैं आपको हैज हैव का कनेक्शन दिखाता हूं डूडस से। अब इसका कनेक्शन डूडस से कैसे होता है साहब? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने के लिए। देखिए, हैज हैव का कनेक्शन डू डज से कब होगा? हैज हैव का कनेक्शन डू या डज से तब होगा जब डू और डज में टाइम जुड़ेगा। अगर डू और डज में मैंने जोड़ दिया टाइम को, ध्यान देना इस बात पे, अगर डू डज में मैंने टाइम को ऐड किया तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो हैज हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो डू डज नहीं रहेगा। कैसे सर? एग्जाम्पल से समझा दो एक बार। चलो जी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो जरा, मैंने यहां पे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। सीधी बात है, डूडस की बात हो रही है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस को सिंपली हम बोल सकते हैं आई नो यू, आई नो यू। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर डूडस आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपको पहले डूडस को पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि मैंने 2 पार्ट में क्लियर किया है। एंड आई विल गिव यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन वॉच माय वीडियोस आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है? आप उसको बाद में जाकर के देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी आप वापस आ जाओ। मैं तुम्हें जानता हूँ यानी कि आई नो यू, इसमें मैंने टाइम को ऐड नहीं किया, डूडस का सेंटेंस है सिंपल, मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। अब देखिए ज़रा, मैं सेम सेंटेंस में टाइम को ऐड कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि भैया मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूं, मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूं। अब सेंटेंस तो डूडस का दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने टाइम को ऐड कर दिया। अब टाइम को ऐड करते क्या ये डूडस रहा? जी नहीं, ये बिल्कुल भी डूडस नहीं रहा। ये क्या बन गया? ये बन गया हैज हैव। तो मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूं, इंग्लिश कैसे बनेगी? इंग्लिश बनेगी आई हैव नोन यू फॉर 5 years। क्लियर हुई इतनी बात? बिल्कुल समझ आ गई होगी बात कि भैया अगर डूडस में टाइम जुड़ गया तो वो हैज हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग डूडस प्लस टाइम को डूडस नहीं लिख सकते, हम लोग डूडस प्लस टाइम को क्या लिखेंगे? हैज हैव। अच्छा, अब बात आती है, चलिए जी ठीक है, ये हमने देख लिया सर, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल और दो। चलो जी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने कहा मैं 6 साल से, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, मैं 2014 से इस स्कूल में पढ़ाता हूं। या फिर आप बोलोगे सर आप तो सारे एग्जाम्पल मैं के दे रहे हो। चलो जी भाई, मैंने कर दिया वह, तो वह 2014 से, वह 2014 से इस स्कूल में पढ़ाता है। साहब डूडस का सेंटेंस है, लेकिन क्या जुड़ गया? टाइम जुड़ गया। क्या जुड़ गया? टाइम। क्या जुड़ गया? टाइम। ठीक है साहब, वह 2014 से इस स्कूल में पढ़ाता है। चलो अब इसको इंग्लिश में बनाना है, कैसे बनाएंगे? बना दो जरा। ही हैज taught in this school since 2K14।
ही हैज़ टॉट इन दिस स्कूल सिंस 2014। तो समझ आई बात या नहीं आई, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आपको पता चला कि भैया अगर डू डज में टाइम जुड़ रहा है तो वो डू डज नहीं है, वो क्या है, वो है हैज़ हैव। तो जैसे ही डू डज में टाइम को जोड़ा जाएगा वो तुरंत हैज़ हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस हर बार अगर चुका है, चुकी है, चुके आ रहा है तो वो हैज़ हैव नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है या नहीं है। सपोज दैट बात तो आप कर रहे हो पास्ट की, सेंटेंस बना रहे हो हैज़ हैव से, भाई हैज़ हैव से कब बनेगा, जब उसका प्रेजेंट से लेना देना होगा। तो प्रेजेंट से लेना देना नहीं है तो आप सेंटेंस को नहीं बना सकते हैज़ हैव से। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में ग्रामर से रिलेटेड है, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, सो आई विल ट्राई टू क्लियर दैट एज सून एज पॉसिबल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।